तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ, और जहां मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ना वहां से स्टार्ट करना अपने को जरूरी है, बिकॉज वो कंसेप्चुअल टॉपिक। मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया था, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी बॉडी को अगर हमने ऐसा धक्का मारा, ठीक है, तो इसका अगर हम वेलोसिटी कम देते हैं तो ये ऐसा जाएगा और लौट करके आ जाएगा। अगर हमने ज्यादा वेलोसिटी दी, ठीक है, तो तुमको मैंने बोला भी था घर में करके देखने के लिए, इधर में जाएगा और ऐसे करके गिर जाएगा। और अगर काफी ज्यादा वेलोसिटी दी, ठीक है, ये पूरा का पूरा चक्कर काटेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से पूरा का पूरा ये चक्कर काटेगा, ठीक है, फुल राउंड करेगा। उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था कि कभी भी अगर कोई भी मोमेंट पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसका किसी भी मोमेंट पे इसके लिए अगर हम यहाँ पे लेते थे, ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या निकाला था, हमने इसके लिए निकाला था टेंशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। वो टेंशन का एक्सप्रेशन आया था T इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय R माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस। ये फॉर्मूला अगर तुमको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रह जाता है, हमारे एग्जाम में कभी भी टेंशन निकालने के लिए आ जाए, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी थीटा पे, उसको हम आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेंशन का जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, इसके लिए मैंने दो कंसेप्ट यूज किए थे। एक कंसेप्ट था एनर्जी कंजर्वेशन की हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे रहता हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर, ये हाइट थी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ इक्वेट कर दिया था। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया था। तीसरा था मेरा कंसेप्ट यहाँ पे, ये वाला भी था ना, यहाँ पे हम बोलते थे कि जब ये बॉडी यहाँ पर होगा तो यहाँ पे टेंशन टी लगता था, यहाँ पे फोर्स एम जी लगता था, ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये वाला भी एंगल थीटा था। मैं लिखता था टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। मैंने ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, इस दोनों को जो इक्वेट करके बना था हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी आर, ये दो कंसेप्ट को मैंने यूज किया था, ठीक है। और ये वाला मेरा एक्सप्रेशन निकल कर गया है, ठीक है। खाली टी को इधर एम जी कॉस थीटा को इधर भेज दिया, और एम बी स्क्वायर के बदले जो है ना, मैंने यहाँ से एम यू स्क्वायर को मैंने यहाँ पुट करके निकाल दिया, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को टी का एक्सप्रेशन ये वाला मिला था। मेन इक्वेशन ये वाली है, ये तुमको याद करनी है। ये कहां से निकल के आए, यहां से ये वाला एक एक्सप्रेशन, इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन से ये निकल करके आया। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी वैसे वैसे टेंशन क्या होता है, घटता है, बिकॉज थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है।
और दूसरी बात ये थी कि अगर 0 से लेकर 90 तक की थीटा पॉजिटिव रहेगा और 90 से जाकर के 180 के बीच में क्या होता है, थीटा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। टेंशन की मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब ये थीटा कैसा हो जाएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है कॉस थीटा की, -1। और कॉस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पर था और ये पूरा का पूरा घूम करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस में टेंशन सबसे कम कहाँ पर होगा, तो आंसर ये ऊपर जा रहा है, टेंशन घट रहा है, 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 सबसे कम यहाँ पर होगा। अगर ये इस पार्ट को क्रॉस कर जाता है, हर सिचुएशन में तो नहीं करेगा, तो फिर टेंशन यहाँ पे क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन टेंशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, यहाँ पर होगी। अब तुम लोग को मैंने ये समझा दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर जाने पे क्या चीज डिक्रीज करती है, आंसर है टेंशन। टेंशन की वैल्यू पूरे सर्कुलर पाथ पे मिनिमम कब हो सकती है, तो आंसर है टॉप मोस्ट पार्ट पे, अगर वो वहां तक पहुंच पाता है तो। ठीक है, अगर इतनी स्पीड दी हमने कि यहाँ तक पहुंच पाता है, तो टेंशन की वैल्यू सबसे कम यहाँ पर होगी। नहीं पहुंच पाएगा तो फिर तो भाई बीच पे कहीं पे कुछ हो जाए टेंशन 0 तो अलग बात है। ठीक है, अच्छा अब हमसे ये पूछा जाएगा कि कितनी इसको मिनिमम रफ्तार दी जाए, ठीक है, ताकि ये लूप द लूप करे। क्वेश्चन क्या था हमारा, मिनिमम वेलोसिटी u so that it completes the loop। तो मैंने तुम लोग को शुरुआती लेक्चर में बता दिया था कि मिनिमम टेंशन सो दैट इट कंप्लीट्स द लूप, उसके लिए कंडीशन ये थी कि टेंशन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए पूरे सर्कुलर पाथ। अब अगर टेंशन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर मिनिमम टेंशन है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारे पॉइंट पे 0 से बड़ा होगा। सोचो ना, मान लो कि अगर एक क्लास है, ठीक है, जिसमें कि बोला गया कि ये क्लास एक कंपटीशन में पार्ट लेगी, ठीक है, और अगर इसके सबसे हर एक बच्चे के मार्क्स अगर 60 के ऊपर होंगे तभी ये क्लास पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया रखा है। किसी के 70 है, किसी के 80 है। अगर सोचो मैंने सबसे कमजोर बच्चे को पकड़ा, ठीक है, क्लास में सब, मैंने पूछा कि सबसे खराब मार्क्स किसके आए थे, तो मेरे को एक बच्चे का नाम पता चला, मैंने उसको पकड़ा। अब उसके मार्क्स अगर मैं देखता हूँ, अगर उसके मार्क्स 60 से ऊपर है, तो ये बात गारंटी है कि हर एक के मार्क्स 60 से ऊपर होंगे, तो वो क्लास सेलेक्ट हो जाएगी ना। इन द सेम वे, अगर मान लो मैंने सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ा, और सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है इस पूरे प्रोसेस में, सबसे कमजोर कड़ी है ये वाली टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर सबसे कमजोर कड़ी है, अगर यही पे कमजोर कड़ी का टेंशन अगर 0 से बड़ा हो जाए, तब तो मेरा काम हो गया ना। बात समझ में आई कि नहीं है? तो मैंने इसको अब ऐसे लिया, और above condition T minimum must be greater than equal to 0। एंड T मिनिमम क्या हो सकता है देखो तो कितना हो सकता है, जरा पीछे से आके देखो। T मिनिमम हो सकता है mu स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg, mu स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg, और यहाँ पे थीटा को क्या पुट किया, -1, क्योंकि 180 डिग्री का केस आ रहा है, माइनस प्लस -3 mg, since theta equals to 180 degree, at theta equals to 180 degree, T is minimum। Therefore, mu square by r minus 5 mg must be greater than equal to 0। This implies that ये mm कट जाएगा, u square must be greater than equals to 5 gr, so u is greater than equals to √5 gr। ठीक है,
देखो जो तुमको मैंने मेथड से पूरा समझाया ना बारीकी से, अगर तुम इस मेथड से जाओगे ना तो तुम्हें फायदा क्या होगा, तुम एंट्रेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे अगर हमारे बोर्ड बोर्ड लेवल का पढ़ के देखे ना तो हमको उतना अच्छा फील भी नहीं आएगा और हमारे उससे कुछ ज्यादा कुछ फायदा भी होने वाला है। तो मेरे को ये तुमको इतना लंबे में समझाने का मोटिव था ताकि मैं तुमको हर पॉइंट बारीकी से समझा सकूं। ऊपर जाने पे टेंशन क्या होता है, मिनिमम कब होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है टेंशन का, ठीक है। तो u की वैल्यू अगर √5 से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, लूप द लूप करेगा, ठीक है। अब सोचो अगर मान लो कि अगर हमसे ऐसा पूछा जाए, इसका रेडियस हमको बोल दिया जाएगा 1 मीटर, ठीक है। इसको हमने वेलोसिटी दी नीचे से, मान लो हमने इसको वेलोसिटी दे दी है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा जाएगा इसको वेलोसिटी दी अगर 8 मीटर पर सेकेंड तो क्या ये लूप द लूप करेगा। हम सीधे देख लेते हैं मिनिमम रफ्तार क्या थी लूप द लूप करने के लिए, तो आंसर है √5 × जी। जी कितना है 10 ले लेते हैं, आर कितना है 1 है, दैट इज √50। √50 मतलब होता है 7 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो इससे बड़ा आ रहा है ना, ठीक है, लूप द लूप करेगा, कैसे जाएगा और पूरा घूम करके आएगा यहाँ। क्लियर होगी बात सबको। अब आगे हम देखते हैं कि अगर ये सिचुएशन अगर दिया जाए इसमें, ठीक है, तो व्हाट इज द टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। देखो तो जरा सा, फाइंड टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट व्हेन बॉडी लूप्स द लूप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जब हमको टेंशन की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको टेंशन का फॉर्मूला पता है ना, T इक्वल टू क्या, देखो हमारा फॉर्मूला अभी हमने निकाला mv² -2mg, -2mg प्लस 3mg cos थीटा। टेंशन कहाँ पे निकालना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे निकालना, टॉप पे नहीं निकालना, ठीक है। टॉप पे तो जीरो आ जाएगा, कम से कम वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमने v को पुट कर दिया अगर √5 किया, टेंशन एट द टॉप कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू होती है ना वहाँ पे, तो जीरो जीरो से बड़ा होती है, तो मिनिमम रफ्तार के लिए वो हम लोग देख भी लेंगे अभी। टेंशन एट बॉटम ऑफ द बॉडी लूप द लूप, तो मैं लिखूंगा T इक्वल्स टू हो जाएगा mu²/r। u हमने कितना दिया देखो, तो u हमने इसको दिया √5 दिया, √5 दिया मतलब हो गया 5g/r -2mg प्लस 3mg cos थीटा कितना हो जाएगा हमारा, cos थीटा हमारा नीचे में बॉटम ऑफ द थीटा जीरो हो जाएगा ना, ठीक, कितना हो जाएगा, ये आर कट जाएगा 5mg प्लस 3mg दैट इज 8mg, 8 एंड 6mg। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला, तुमने इसको इतनी रफ्तार दी तो टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जनरली टेंशन के कितना होता था, T इक्वल टू mg होता था। यहाँ पर T कितने किसके इक्वल है, 6mg के इक्वल है। डेरिवेशन आता है ये वाला एग्जाम में, ये डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने कल लिखवाया भी था ना। तो T कितना हो जाएगा, 6mg हो जाएगा। अब सोचो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 6mg के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम देखे होगे, पता है जब झूला जब तुम किसी झूले पे बैठो तुम देखते होगे कि वो मेरी गो राउंड होता है, ऊपर सर्कुलर पाथ बनाता है, तो उसका जो नीचे की जो रॉड होती है, तुम्हारा अगर मान लो वजन है 50 kg है, और अगर हमने एक ऐसी रॉड बनाई मेरी गो राउंड के लिए जो कि 50 kg सहन कर सकती है, तो वो झूला एक्सट्रीमली डेंजरस हो, क्योंकि उस झूले में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जितना तुम्हारा वजन होगा उसका 6 गुना टेंशन डेवलप होता है उस रॉड में। और अगर 50 kg पे तब तो वो रॉड टूट जाएगी, अगर हमारी रॉड अगर ऐसी हमने नहीं बनाई जो कि 50 kg जो 6 गुना से ऊपर सहन कर सके, वो रॉड टूट जाएगी। तो इसीलिए पता है जब झूला बनाया जाता है ना, ठीक है, मेरी गो राउंड कुछ भी ऐसा बनाया जाता है, तो हमको बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता है इस कैलकुलेशन का। हमें ये देखना पड़ता है कि अच्छा
ऊपर जाएगा तो कम से कम इतना होगा, क्या कहते हैं, ऊपर कम से कम जाने के लिए नीचे वेलोसिटी हमको √5 g देनी होगी, और नीचे में जो टेंशन होता है वो 6 mg के बराबर होता है। हमको ऐसा रॉड बनाना है जो कि 6 mg से ऊपर को सहन कर सके, और वहां पे रॉड जो होती है वो 6 mg के लिए नहीं होती है, इनफैक्ट वो तो 6 वहां पे लाइफ का सवाल होता है, तो वो क्या करते हैं उसको 6 mg से भी 10 गुना ज्यादा 60 mg का बनाएंगे सहन करने वाली रॉड, ठीक है, ताकि वो हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये वाला जो जो क्राइटेरिया था, ठीक है, √5 mgr, ये वाला क्राइटेरिया किसके लिए था, जब मिनिमम रफ्तार लूप को कंप्लीट करने की, और लूप कंप्लीट करने के मिनिमम मिनिमम हमने कैसे निकाला था, ऊपर हमने बोला था मिनिमम टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुमको मैं थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करूं कि टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसके लिए क्या होगा, तुमको पता है 0 होगा, ठीक है, हमने वही कंडीशन लेके किया था, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूं तो 5 mgr बाय आर -2 mg, ठीक है, और सीधा को मैंने पुट कर दिया -1, ठीक है, तो -3 mg, ये कितना हो जाएगा, 5 mg -2 mg 3 mg हो जाएगा, 3 mg -3 mg कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। सबको बात समझ में आ गई? यस सर। इसके साथ जो है ना हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है, ठीक है? और अगर हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ठीक है भाई, हमको ये बात समझ में आ गई कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो उसके लिए हमको नीचे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √5 g। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो हमने क्या हमारी, अगर हमने यहाँ पे √5 g वेलोसिटी दे दी, तो टॉप पॉइंट पे जाकर के यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं उसको ऐसे निकाल सकता हूँ, हाफ mu² प्लस यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस mg इंटू 2r इक्वल टू ½ mv², ½ mv²। ये ऊपर में क्या हो जाएगा, रफ्तार मान लो v है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mg/r, यहाँ से मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 mgr 4 mgr, सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हट जाएगा 2, mm सबसे कट जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, gr, ठीक है, तो v रूट कर दिया तो √gr, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट को उस इक्वेशन के लिए कौन सी वेलोसिटी हमको मिलेगी, √gr मिलती है, ना कि 0, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक भी खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से मैंने डेरिवेशन बताया ना, एकदम ठीक उसी तरह से तुमको पढ़ना है, ताकि हम लोग जब इसके हाई लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो आपको वहीं पे कोई परेशानी ना हो। अभी ना हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट कर देता हूँ मैं आज, ठीक है, क्योंकि तुम लोग के एग्जाम भी है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सारे चैप्टर के एक साथ करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी ना मैं तुमको थ्योरी पार्ट का होता है 2-3 दिन में खत्म करवा देता हूँ, जितना हमारे एग्जाम में जरूरत है। वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन खत्म मत समझना, ठीक है, उसकी बहुत सारी हर चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। शायद से मुझे लगता है 2-3 दिन में ये वर्क, पावर, एनर्जी का भी मैं अपना बोर्ड का काम की चीजें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग की सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हम लोग के डाउट्स हो गए, पीवीपी के डाउट्स हो गए, सबके एनसीईआरटी के जो भी डाउट्स है तुम लोग के। देखो वर्क, सबसे पहली बात तो वर्क के बारे में सबने पढ़ के रखा कि वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है वर्क, लेकिन हमको पता है कि वर्क के पास क्या हो सकता है, साइन होता है, पॉजिटिव होता है वर्क,
नेगेटिव वर्क हो सकता है, जीरो वर्क हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हेलो, बोलो बस। सर आप म्यूट हो। मैं क्या बोला था कि मान लो एक बॉडी अगर ऐसे यहाँ पे इस पे हमने फोर्स ऐसा अप्लाई किया, ये एंगल थीटा है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस सिचुएशन में कितना वर्क हुआ है, तो हम बोलेंगे वर्क हो जाएगा एफ, और फोर्स का वो हिस्सा लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है, तो हमने लिखा एफ, और ये एस है, तो मैंने यहाँ पे लिया एफ कॉस थीटा इंटू एफ, ये हमारा हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा एफ डॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वर्क के लिए एक्सप्रेशन जो सबने पहले पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो बनाया गया है ना, इस फॉर्मूले में क्या एक ध्यान रखा गया है कि जो एफ होता है ना, एफ इज अ कांस्टेंट, फोर्स कैसा होता है यहाँ पे, कांस्टेंट, एक ऐसा फोर्स जो कि समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है। और इसके बेसिस पे देखो तुम्हारे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, तुम्हें दे दिया जाएगा कि एफ वेक्टर जो है वो आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है, और एस वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये हमारा बोला गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। पूछा जाएगा वर्क क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस हो जाएगा, इसे बोर्ड लेवल का, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के। तो इसको मैं जब करूंगा मल्टीप्लाई, कि हमने वेक्टर में करके रखा है ना, 1 × 1 -1, 1 × 1 -1 1 × 2 2, लॉट ऑफ कितना हो गया हमारा 0, ठीक है। तो हमारे सामने छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिया जा सकता है, हमें डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में दिया जा सकता है, और हम वहां से क्या कर सकते हैं, वर्क को निकाल सकते हैं। ये लोग की बात सबको, और वर्क तुम लोग को पता ही है, वर्क तुम लोगों ने पहले भी क्लास 9 से भी पढ़ के रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो वर्क के लिए अगर हम आगे और बात करें ना, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल,
ठीक है। और अगर हम बात करें ना तो वर्क की एक ऐसा यूनिट जूल होती है और हमको वो ऐसा यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए सीरियस यूनिट, है ना। जैसे कि बोला जाएगा कि वर्क हो जाता है 1 जूल कितना होगा, 1 जूल हो जाता है 1 केजी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स हो जाता है वर्क हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल हमारा हो जाएगा 1 न्यूटन हमारा हो जाएगा 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर हमारा हो जाएगा 10⁵2 सेंटीमीटर। वर्क और एनर्जी इक्वल नहीं होते। वर्क देखो मैं बताता हूँ एक मिनट, 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये अर्ग हो जाता है। 1 जूल क्या हो जाता है 10⁵7 अर्ग हो जाता है। इसको फटाफट नोट कर लो। देखो ये वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, लेकिन वर्क और एनर्जी सेम नहीं होते। याद रखना है, वर्क की पढ़ाई तब की जाती है जब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना इस चीज को। जो तुमने सीख करके रखा है ना क्लास 10th में, वो था वर्क का, तुमने सीखा था मेनली कैलकुलेशन वाला पार्ट की वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। लेकिन हम 11th में जब इसको और कंसेप्चुअली पढ़ते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि वर्क की पढ़ाई कब होती है, वर्क की पढ़ाई तब होती है जब हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं तुमको भी समझाता हूँ तुमको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अभी ये यूनिट के बाद मैं समझा देता हूँ। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाता है इसका केजी मीटर। ठीक है, केजी एफ इंटू मीटर। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 केजी एफ कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है इंटू 1 मीटर, दैट इज 9.8 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक है, ऐसा। अब मैं तुम्हें कुछ चीज ऐसी बताने जा रहा हूँ ना जो कि एक फीलिंग वाली पार्ट तुमको देगा वर्क के बारे में। ठीक है, जैसा तुमने पूछा ना वर्क और एनर्जी। देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक बाइक है, एक मान लो एक, तुमको लगता होगा कि वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तो वो मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। मान लो कि एक, नहीं वापस अभी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। मान लो कि एक कार है जिसमें पेट्रोल है, ठीक है, और ये कार चलती है यहां से यहां चल करके वो गई यहाँ, ठीक है। उस कार में मान लो पेट्रोल था 1 लीटर, ठीक है। उस पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में एनर्जी जो जली, ठीक है, वो 1000 जूल एनर्जी चली। ठीक है, जब वो कार यहाँ पर पहुंची, ठीक है, और मान लो कि उसकी जो पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, ठीक है, 1000 जूल, उसमें जो कुछ भी एनर्जी वेस्ट थी, कोई हीट बीट कुछ प्रोड्यूस नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाती है कार, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ना इसकी यहाँ पे ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, और ये कार का जो पेट्रोल जाता हुआ खत्म हो गया। अब यहाँ पे पेट्रोल नहीं है कार में। अब अगर पेट्रोल नहीं है कार में तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो इसकी एनर्जी थी, मान लो वेलोसिटी थी इसकी 0 वेलोसिटी थी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ना ये तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी जो है ना, ठीक है, बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस कार को, जो इसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी,
अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के रखा क्लास 10th में, ठीक है, उतना तो बेसिक सबको आता है। तो तुमसे पूछा गया कि हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई। अब मैंने गाड़ी में अब देखा गाड़ी जो है रुकने लग गई, अब और वेलोसिटी नहीं बढ़ पा रही है, रुकने लग गई गाड़ी। तो काइनेटिक एनर्जी की आई कहां से? तो आंसर है पेट्रोल से। पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट कर गई काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्शन हुआ? तो आंसर है हुआ। इस सिचुएशन में हम स्टडी करते हैं वर्क। हमसे अगर हमने ये देखा कि 1000 जूल इस पे कन्वर्ट कर गई है, तो हमसे पूछा गया कि वर्क कितना हुआ। वर्क हमने बोला अगर हम वर्क निकालते हैं तो जो भी इसके ऊपर इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा गाड़ी के ऊपर इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे ना, तो उतना यहाँ पे वर्क होगा। समझ में आया कि नहीं यार? वर्क किसी प्रोसेस में कितना वर्क होता है, ठीक है, तो वर्क का कैलकुलेशन हो जाता है F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन वो वर्क कब होता है? वो वर्क तब होता है जब एनर्जी कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ठीक है। तो पूछा जाएगा जब अगर हम एक एनर्जी को दूसरे दोनों डिफरेंस निकालेंगे जब एनर्जी का, तो F इंटू एस जो आएगा ना वो इस वर्क के इक्वल। ये चीज तुम लोग को मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। ये चीज हमारे आगे वाले टॉपिक्स में आएगी। एनर्जी और वर्क एक्चुअली बोलो ना, एनर्जी और वर्क अलग अलग चीज ही होगी देखा जाए तो। एनर्जी क्या होगी, वर्क क्या हो गया, कैपेसिटी टू डू। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा वर्क कर सकता है। यही तो इनका रिलेशन होता है कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। आई बात समझ में? इसको हम लोग ना एक बार फिर से लेंगे ना, तो हम लोग और इसको क्लैरिटी से लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे। अब हमने देखा था वर्क का कैलकुलेशन क्या होता है। वर्क का कैलकुलेशन हो जाता है F डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा ना कि ये जो वर्क होता है ये पॉजिटिव कब होता है। W इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। दूसरा, वर्क इज 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और तीसरा, वर्क इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180, ठीक है। ये तीन केस हमको मिलते हैं जब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, जब वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, जब वर्क डन 0, ठीक है। अभी अगर हमसे पूछा जाएगा जीरो वर्क डन का एग्जांपल, हाँ 90 डिग्री पे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, तो इसको हमने ऑसिलेट करा, तो ये टेंशन फोर्स ऐसा लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टेंशन में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो पूरे प्रोसेस में यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो पूरे प्रोसेस में थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अगर पूरे प्रोसेस में थीटा अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? और क्योंकि टी और एंगल कितना पे क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे समझना इस चीज को, ये थोड़ा मैंने एडवांस क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया। सिंपल एग्जांपल हो ना अगर तुम, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है, एक आदमी अपने सिर पे ऐसे वजन रख के आगे बढ़ रहा है, ये पढ़ा होगा 10th में। तो पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा। तो जब वर्क की बात आती है ना, तो वहां पे मेंशन करना होगा वर्क डन बाय कौन। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा है, आदमी के सिर पे परपेंडिकुलरली लग रहा है, और ये ब्लॉक आगे ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है,
तो इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स N इंटू एस इंटू कॉस 90। तो आंसर है 0। तो यहाँ पे वर्क डन 0 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो आंसर है 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। याद रखना है कि अगर वर्क डन बाय फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फोर्स हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, वर्क डन वो 0 कर रहा होगा, लेकिन वो जो फोर्स है ना, कोई दूसरा एक्शन कर रहा होगा, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होगा। जैसे तुम सोचो, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन नहीं होगा, मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, तो क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वर्क डन अगर 0 है तो वो फोर्स का कोई काम ही नहीं है, वो फोर्स कोई ना कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ, क्लास टाइम खत्म ही हो गया। बाय।